दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। पार्ट नंबर 111 हो गए हैं और इससे पहले हम 110 पार्ट करवा चुके हैं और 111 की आज हम शुरुआत करेंगे। जो भी शेष क्वेश्चन 110 पार्ट में बच गए थे उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे 111 पार्ट में। दोस्तों किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रिपीट जरूर होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन जो एनटीपीसी में है वो और भी ज़्यादा रिपीट हुए थे। जैसे कि आप पिछला पेपर उठा के अगर देखेंगे तो 2018 का जो पेपर आया था वो 2016 में 2016 वाले बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2018 में। वहीं 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें 2018 वाले बहुत सारे पेपर थे। तो ठीक वैसे ही 2024 का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, इसमें 2019 वाले यानी कि जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये रिपीट होने के चांसेस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सेट जो है पूरा का पूरा हम कवर कर रहे हैं। इसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीके ये सारे के सारे हम कवर कर रहे हैं ताकि सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कवर होते जाएंगे। आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि घूम फिर के उसी टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। उनको अगर आप देख लेंगे तो नए नए ट्रिक्स भी पता चलेंगे। साथ ही दोस्तों हम फिगर भी दिखाएंगे, आपको चित्र दिखाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है फिगर समझाने वाला तो हम चित्र भी दिखाएंगे, उसकी सीन दिखाएंगे पूरी, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ जाओ। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि यहाँ पर रेलवे की स्पेशल तैयारी करवाई जाती है जिसमें से आपको रियल कंटेंट पूरा का पूरा दिया जाता है। और आज कौन सा क्वेश्चन पेपर है ये आप पिछली वीडियो में समझ गए होंगे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:3 है। यानी कि अगर इसकी लंबाई 11 है तो चौड़ाई इसकी 9 है। इसका परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर L और B है, तो लंबाई है 11 और ये दिया है इसकी जो चौड़ाई है वो है 9। अब ये है रेशियो में, अगर हम रियल में मापेंगे तो यहाँ पर कुछ और आएगा। तो मान लेता हूँ मैं 11x रहा होगा और यहाँ पर 9x रहा होगा। ये दिया है क्षेत्रफल, क्योंकि आयत अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से अगर बना होगा आयत तो उसकी लंबाई और गुणे यानी कि जो लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी 11x गुणे में चौड़ाई कितनी 9x बराबर में क्षेत्रफल कितना 396। बस काट दीजिए अगर आप काट पा रहे हैं तो देखते हैं पहले कट रहा है तो 11 एक हम 11, यहाँ केवल x बचेगा, इसको 9x लिख लो। तो 11 3 33 हो जाएगा, 6 बचेगा, 11 6 का 66 हो जाएगा। ठीक है, 9 एक कम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 4। तो x अगर हम निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 में, तो अंडर रूट 4 यानी कि होता है 2। तो x की वैल्यू तो आ गई दोस्तों 2। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि जगह थोड़ा कम है तो इसलिए मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x आया था 9, तो हम कहेंगे इसकी लंबाई हो जाएगी 11 गुणे में 2 और 9 गुणे में 2 इसकी चौड़ाई, यानी कि 22 हो जाएगी इसकी लंबाई और 18 हो जाएगी चौड़ाई। कह रहा है इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप का मतलब होता है इन दोनों को आप जोड़ दो और उसी का दोगुना कर दो। तो आप बताओ 18 और 22 कितना होगा 40 होगा। तो आप कहेंगे 40, इसका दोगुना कर दीजिए तो 80 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर पहला सही। जिसको नहीं समझ में आया कि ये डायरेक्ट कैसे किया हमने, तो फॉर्मूला होता है 2l प्लस का b, आप इससे लगा लो, वही मैंने किया भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, अब देखो ये 2 साल तक अगर हम 1000, मान लो कि हमारे पास 1000 रुपए बैंक में जमा किया, लेकिन 2 साल बाद जो हमें मिला वो 1140 रुपए मिला। तो आप बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला, तो आप कहेंगे 140 रुपए। तो 140 रुपए एक साल में नहीं मिला, 2 साल में मिला है, क्योंकि 2 साल में बढ़कर इतना होता है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है। तो बराबर बढ़ने का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 साल का है ना ये, तो 1 साल का कितना आ जाएगा 70, यानी कि हर साल 70 रुपए बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि नॉर्मल ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं कि साधारण ब्याज निकालें, फिर मूलधन और यहाँ से दर निकालें, फिर आगे बढ़े। तो मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट तरीका और इससे भी शॉर्ट कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखो, इसमें कह रहा है 4% की अगर वृद्धि कर दे यानी कि बढ़ा दें तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो हमारी मूल धनराशि अभी है कितनी 1000 है। अब 1000 का 4% आप निकाल लो। 4% का मतलब परसेंट हटेगा नीचे 100, जीरो जीरो कटा, यानी कि 40 रुपए आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो
अगर 4% वृद्धि कर दें तो एक साल में 40 रुपए हमें ज़्यादा मिलने लगेगा। अभी 70 रुपए मिल रहा था, अब 40 रुपए और मिलेगा और 40 रुपए दूसरे साल भी मिलेगा, यानी टोटल हमें एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा? 80 रुपए। ये कब मिलेगा? जब 4% बढ़ा देंगे। अब बताओ कि ये मिल कितना रहा था? ये हो रहा था हमारे पास 1140 रुपए हो रहा था। 4% बढ़ाने पर 80 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 80 आप जोड़ दो। 0 8 4 12 और यहाँ पर 2 1220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बहुत से लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे किया, तो देखो अगर आपको डाउट है तो मैं आपको एक दूसरा बता देता हूँ जो पहले बताया था कि हमने यहाँ पर ये तो निकाल लिया था कि एस आई इक्वल होता है पी इंटू में आर टी इंटू है 98 एस आई कितना था? 70 था। मूलधन कितना था? यहाँ पर 1000 रुपए था। रेट रेट हम निकाल पाएंगे और 2 साल का ये है और ऐसे कर दो, या देखो 70 हम लिखेंगे तो फिर 1 साल करेंगे क्योंकि हमने अलग निकाला। अगर 140 करेंगे तो आप यहाँ 2 रखना। ठीक है, ऐसे करके आप काट लो तो रेट कितना आ जाएगा? ये कटा इससे ये आर बराबर 7%, तो भी आप कर लो। ठीक है, पीआरटी लगा के कर लो। मैंने जैसे बताया वैसे करोगे आप तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है देखने में। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप जरूर जाना। चलिए मैं दिखाता भी हूँ इसको। देखो यही है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क वंडोर। ठीक है, ये स्थान है वहाँ का, अंडमान निकोबार में है। तो देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ पर हरा भरा है। और अंडमान निकोबार तो वैसे भी आप जानते हैं वहाँ पर नारियल बहुत सारे होते हैं, हरा भरा स्थान रहता है। एक और पिक है मेरे पास, ये देख लो जैसे करके, ये भी उसी का है, थोड़ा सा इंटरनल दिखाया गया है। ये देखो अंदर कितना अच्छा खूबसूरत सा माहौल है, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं रुकने के लिए। और यहाँ पर आगे और सारी यानी कि पार्क है कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा खासा पार्क है। अगर आप कभी जाना तो आप जरूर मिल के आना, मिल के मतलब कि देख के आना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए का माप आधार एंगल बी के माप से दोगुना है तो सी का माप क्या होगा? तो जैसे देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से मान लेता हूं मैं एंगल ए बी और सी इसकी क्रमशः ये हैं और एंगल ए ये हो जाएगा। एंगल ए जो दिया है आधार बी के माप से दोगुना है, यानी कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये कितना है? 2x है। और ध्यान दो यहाँ पर लिखा है समद्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी x हो जाएगा। यानी कि एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और हमें पता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो जोड़ते हैं, एंगल ए कितना है? 2x प्लस का ये एंगल बी x है और एंगल सी भी x है, इक्वल में 180 आ जाएगा। तो देखो कितना हो गया? 4x इक्वल में 180। तो x को 4 से काटिए 180 को, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। सी का माप क्या होगा? तो सी कितना था? x था और x कितना आया? 45। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। समझ गए आप? ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत आकृति का चयन करिए। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं इसको। अब बताओ कि इसमें से अलग क्या है। अगर अलग वाली आप पहचान गए तो बस सही उत्तर हमारा वही वाला हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या है कि जो अगर हम इस वाले फिगर को ध्यान से देखें तो इसकी तरफ देखो एक यहाँ पर पत्ती गई है, एक यहाँ पर पत्ती गई है। अपोजिट है, मतलब देखो यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट और यहाँ भी अपोजिट, जबकि देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन तरफ है, ये और ये लाइनिंग इसकी तरफ है। बस यही गलती हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा, करेक्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 56 नंबर पे, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं, यानी कि कौन सी फसल है जिसके अलावा सभी खरीफ हैं? तो देखो बाजरा, रागी और मक्का, ये तीनों की तीनों खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो गेहूं की होती है दोस्तों, ये गेहूं होती है रबी की फसल। ठीक है, तो रबी होती है और रबी की फसल बोई जाती है नवंबर दिसंबर महीने में, और ये काटी कब जाती है? लगभग वहीं पर मई अप्रैल के महीने में काटी जाती है। कौन सी? ये फसल रबी वाली जो ठंडियों में बोई जाती है। इसको ऐसे याद रख लो, रबी को लगी ठंडी तो ठंडी में रबी बोई जाती है। जबकि बाजरा, रागी और ये मक्का हैं, ये कौन से फसल हैं? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, चाहो तो आप लिख लो इनको, ये जो हैं ये खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों के लिए थोड़ा पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है और ये बारिश में बोई जाती हैं, और बारिश से आप समझ ही गए होंगे कि लगभग कब बोई जाती होंगी? जून के महीने में।
जून या फिर जुलाई में बोई जाती हैं और जब जून जुलाई में बोई जाती हैं तो इनको काट लिया जाता है, लगभग नवंबर या अक्टूबर महीने में काट लिया जाता है। यानी कि जो इनका ड्यूरेशन होता है वो होता है जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक। बस इनके कटने के बाद, खरीफ फसल कटने के तुरंत बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर शुरुआत हो जाती है रबी की फसल की। जब रबी की फसल कटती है तो फिर जायद की फसल होती है, जायद की फसल के बाद नकदी फसल होती है, ठीक है। तो नकदी फसल में आप बताना क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। तो नकदी फसल का मतलब जिसको बेच लेते हैं, बेचने के बाद हमें पैसा मिल जाता है, वो हमारे यूज में नहीं आता। जैसे आप मान लो कि कपास की खेती की आपने, तो कपास आप खाएंगे थोड़ी ना, न ओढ़ पाएंगे, वो हम क्या करते हैं, उसको बेचकर पैसा ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो आप, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि सर बाती बनाते हैं हम लोग, तो बना सकते हो, बाती तो बनाते हैं दीपावली में, ऐसा करते हैं। अच्छा, अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर जो मैंने बताया है कि नगदी फसल, तो नगदी फसल का कोई एग्जाम्पल दो, उदाहरण बताओ कि नगदी फसल क्या क्या हो सकती है, ठीक है। देखते हैं कौन कितने लोग एग्जाम्पल बता पाते हैं। देखो, बाजरा जो होता है ये थोड़ा सा ऐसी जगह पे होता है जहां पर कोई बलुई मिट्टी होती है, मरुस्थल होता है। और जो मक्का होता है ये तो नॉर्मल जगह पे भी होता है, खासकर काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, इन पर भी हो जाता है। और रागी की फसल को शायद आपने ना ध्यान दिया हो, चलो मैं इसको दिखाता हूँ कैसी होती है। ये होती है, देखो, रागी की फसल, देख पा रहे होंगे। तो देखो ऐसे करके बाली होती है, इनमें छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, इनको पहले काटा जाता है धान जैसे, ठीक है। ये होती हैं, इनका जैसे चावल बनाते हैं वैसे इनको भी बनाते हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो सिस्टर लोग काट रहे हैं इसको, ये देखो दिखा रहे हैं, यहाँ पर सेल्फी खींच रही हैं, ठीक है। इंस्टा में पोस्ट करेंगे अभी ये, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का होती है जो रागी फसल होती है, इसके दाने दाने से निकलते हैं और इसके बाद उसको जैसे चावल होता है वैसे इसका भी चावल बनाते हैं, भात। आगे बढ़े क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है, संगत यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है, इनमें से अलग असंगत अक्षर समूह का चयन करिए। तो ठीक है भाई, देखते हैं इसको, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। अब आप बताओ इनमें से क्या अलग है, तो देखो, RSGHNOLM, ये तो सब में कॉमन है। अब अगला सोर्स क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर एस के बाद लास्ट वाला टी, एच के बाद आई, ओ के बाद पी, जबकि एम के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर एन आना चाहिए, तो यहाँ पर एन होना चाहिए, आ गया है ओ। बस यही गलती हो गई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। तो ये जिप्सम दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का जो रूप है वो नहीं है। तो फॉर्मूला होता है CaSO4 और 2S2O होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। जबकि खड़िया और चूना पत्थर, संगमरमर, ये होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CA, ये CA है, और CO3 कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। इन तीनों के फार्मूला बस यही होता है। केमिस्ट्री से कितने लोगों को डर लगता है, आप लोग जरा बताना, क्योंकि स्कूल में कितनी मार खाते थे हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में। ऐसा होता होगा, आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा, तो आप लोग बताना जरा कौन कौन से आपका सब्जेक्ट, फेवरेट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, और बोरिंग वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी बताना, ठीक है। मेरा तो भाई बोरिंग केमिस्ट्री था सबसे ज्यादा, मैं ये बता देता हूँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है, उस संख्या के 63 का मान ज्ञात करिए। यानी कि कह रहा है कि 44 की वैल्यू है इतनी, कितनी, 798.6, तो बताना है कि 63 की वैल्यू क्या होगी। तो बस एक की वैल्यू निकाल लो, 63 की निकल आएगी। चलिए काटते हैं इसको, 11 चौक 44, 11 सते 77, 2 बचा, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 6 बचा, तो 11 छह का 66, तो 4 की वैल्यू आ गई। एक की वैल्यू निकाल लो, 4 एकम 4, 3 बचा, तो 4 अठे 32 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 4 एकम 4 आएगा, और यहाँ पर 4 पंचे 20 ऐसे आएगा। बताना है 63 की वैल्यू, तो बस 63 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए यहाँ पर। जब 63 से करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 4, 3 अठे 24, 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। अगला देखो, 6 से 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 3 9, और 6 अठे 48 हो जाएगा 8, और 6 एकम 6, 4 10, ये आ जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिए, 1143.45। तो देखो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको जोड़ के यहाँ से भी देख सकते हैं, जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरबन राष्ट्र
संरक्षित वन के निकट स्थित है, तो ये है बांग्लादेश के पास निकट स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश दोनों ऐसे ही हैं जुड़े हुए पर स्थित है। चलिए इसको फिगर से फोटो समझते हैं। ये देखो सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर ये बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इनकी जड़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, जितनी यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा जड़ें इनकी नीचे फैली रहती हैं दूर दूर तक। और इनको हमेशा पानी की आवश्यकता बनी रहती है। और कितना भी दलदल हो, कीचड़ हो, इसमें ये बहुत अच्छे से रह लेते हैं, सड़ती नहीं इनकी जड़ें। तो ये दोस्तों आस-पास के जो रहने वाले लोग होते हैं, यहाँ की बस्ती के लोग, जैसे देखो यहाँ पर कीचड़ है बहुत सारा, तो इन कीचड़ में क्या करते हैं, बहुत सारे केकड़े रहते हैं। केकड़े जानते होंगे, दलदल में ही रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इसी दलदल में लेकर के वो अपना कोई मान लो जैसे कि बर्तन ले लिया या कोई बोतल ले लिया, एक बाल्टी ले लिया, उस पे लोग ढूंढते रहते हैं केकड़ों को। तो कई सारे केकड़े इनको मिल जाते हैं। इनको उठा उठा करके क्या करते हैं, बाल्टी में डालते डालते हैं, जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मार्केट में बेच देते हैं। तो अच्छे खासे भाव से बिकते हैं और जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है, जीविका चलती है यहाँ के लोगों की जो आसपास रहते हैं। साथ ही साथ देखो दोस्तों, एक ये है इसका फिगर यहाँ पर। अब देखो यहाँ तो जीव अलग अलग रहते होंगे क्योंकि सब कुछ जीव है। अब ये देखो जैसे कि शेर है, ये क्या कर रहा है, टाइगर है, ये क्या कर रहा है कि एक शिकार देख रहा है अपना। तो जैसे हिरन वगैरह यहाँ पर पानी वानी पीने आते हैं या इधर कहीं आया, तो ये लोग ऊपर से देखते रहते हैं आसपास से कहीं छिप करके, तुरंत उन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे इनका भरण पोषण होता है और खाना पीना चलता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो नाव से मछलियां पकड़ते हैं, तो उनका जीवन में अपन मछलियां बेच करके होता है। तो ऐसे करके कुछ लोगों की जो जीविका है वो इसी पानी की वजह से, इसी जंगल की वजह से चलती है। कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद करना पड़ा था? तो ये था दोस्तों असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने करी थी। और ये चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि हुआ था चौरी चौरा कांड 1922 में। तो ये शुरुआत तो हुआ था अगस्त 1920 से, लेकिन ये चला था 22 तक। ठीक है, 22 में हो गया था चौरी चौरा कांड, इसकी वजह से इसको बंद करना पड़ा था असहयोग आंदोलन को, वरना और भी आगे तक ये चलता। दांडी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो दांडी सत्याग्रह जो है, दांडी मार्च जानते होंगे, ये इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1920 को, क्योंकि ये डेट जरूर पूछा जाता है। शुरुआत करी थी 1922 को, और किसने करी थी तो आप जानते होंगे, गांधी जी ने शुरुआत करी थी। और ये टोटल इसमें 24 दिन की इनकी यात्रा थी दोस्तों। 24 दिन की यात्रा में उन्हें कुल 241 मील की दूरी को तय करना था, जहां पर अहमदाबाद से शुरू हुई थी। अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम था वहां से शुरुआत हुई थी, और चल करके ये लोग गए थे नवसारी, जो कि दांडी एक छोटा सा स्थान है, नवसारी में पड़ता है, वहां पर ये लोग गए थे। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन तो आप जानते होंगे, 8 अगस्त 1942 को 1942 है, इसकी शुरुआत करी थी। किसने करी थी आप लोग बताना, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और बताना आप लोग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था स्लोगन, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। पिछले पार्ट में हमने बताया भी था, एक दो याद तो नहीं कौन से पार्ट में, लेकिन पिछले पार्ट में बताया हुआ था। तो बहुत से लोग इसका जवाब भी देंगे। चलिए शुरुआत अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती। देखो चाल दिया नहीं है, चाल कर रहा है जितनी हो उससे 8 किलोमीटर पर घंटे ज्यादा अगर होती तो 20 मिनट कम समय लगता, भाई 20 मिनट हमारा बच जाता। और यदि चाल 4 किलोमीटर पर घंटे कम होती तो 40 मिनट और भी ज्यादा लगता। तो तय की गई दूरी बताना है। तो देखो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, आप सेकंडों में कर पाएंगे। ध्यान से देखो, पहले मान लो कि यहाँ पर हमें ये तो दिया नहीं कि चाल कितनी है, तो मान लिया हमने कि चाल दिया है उसकी x। अब 8 किलोमीटर अगर ज्यादा होती तो हमारे पास देखो मेन फार्मूला क्या होता है, S1 S2 अपान S1 माइनस का S2, और T1 प्लस का T2 अपान में 60। 60 कब होगा, जब ये मिनट में दिया होगा, घंटे में होगा तो नीचे 60 नहीं लिखेंगे। और S1 का मतलब पहली चाल, S2 दूसरी चाल, और यहाँ चालों का अंतर, ठीक है। इस हिसाब से हम रख रहे हैं इसमें। तो देखो मान लो यहाँ पर चाल उसकी x रही होगी, 8 बढ़ा दिया तो हो जाएगी x प्लस का 8। चालों का अंदर कितना आएगा, 8 आएगा। अब ये तो हो गई यहाँ पर क्या, इसकी दूरी, लेकिन कितने समय तक चली होगी ये भी तो बताना पड़ेगा। तो 20 मिनट कम समय लेता है तो 20 लिखे, और कम लेता है यानी कि नीचे 60 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि घंटा बना रहे हैं। आगे देखो, अब हम दोनों तरफ की दूरी पहले सेम करेंगे, क्यों, क्योंकि इस चाल से जो चला होगा उतनी दूरी चला होगा, और इस चाल से जो चला होगा वो भी उतनी दूरी का तय किया होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये है x
और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर 4 किलोमीटर कम होती यानी कि x माइनस का 4 होती तो क्या होता, नीचे 4 आएगा और कितनी देर लगता, 40 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि 40 बटे में 60 करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कटेगा, 60 से 60 कट जाएगा, 4 एक कम 4 दूनी कट जाएगा, समझ में आया। और 20 एक कम 20 दूनी कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस का 8 और बटे में 2 बचेगा, बराबर में यहाँ हो जाएगा x माइनस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे 1 मान लो। अब आप गुणा करा दो, गुणा कराने पर क्या होगा, x प्लस 8 एक तरफ रहेगा, x प्लस का 8 बराबर में हो जाएगा 4x माइनस का 16, ये आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 4 चौक 16 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर इसको भेजेंगे अगर, तो यहाँ पर देखो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x में x गया तो आएगा 3x बराबर में 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 से 3 काटेंगे 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब हमें ये इसमें रखना है वैल्यू x की, तो दूरी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, x की वैल्यू आप 8 ही याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पहला ले लेना है x, और x प्लस का 8 नीचे आएगा 8 और गुणे में कितना 20, और 20 मिनट है इसलिए हम इसको घंटा बनाएंगे। हमने दूरी निकाल लिया है, यहाँ से x की वैल्यू आई थी 8, गुणे में 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, नीचे 8 आएगा, गुणे में 20 23 60 यानी कि 1/3, 8 एक कम या 8 से 8 काट दो तो हो जाएगा कितना 16/3 आंसर आ जाएगा। ये किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने इक्वल के इधर भी लिखा था, तो अगर आप इधर वाला लेकर करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, इस वाले में x की वैल्यू रख देना तो भी यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कह रहा है यदि जोड़ना का अर्थ है भाग और घटाना का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ जोड़ना और भाग का अर्थ घटाना है, तो ये इक्वेशन दिया है इसमें रखना है। चलिए रखते हैं जैसा जैसा बोल रहा है। तो देखो 13 लिख दो, यहाँ पर है माइनस, तो माइनस का अर्थ कहाँ पर है, घटाना का अर्थ है गुणा, तो आप गुणे में 2 कर दो। यहाँ पर देखो दिया है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है जोड़ना, तो जोड़ करके 4 लिख दो यहाँ पर। अब देखो भाग दिया है, और भाग का अर्थ है घटाना, तो घटाने पे 9 लिख दो। अब प्लस है, और प्लस का अर्थ कहाँ पर दिया है, जोड़ने का अर्थ है भाग, तो यानी कि भागे 3 करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि जब कभी कई सारे साइन आ जाए, जैसे भाग आ जाए, गुणा जोड़ घटाना, तो सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो इसको लिखेंगे। या देखो भाग के बाद गुणा भी आएगा, तो डायरेक्ट इसको देखो 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 26 प्लस का 4 माइनस का 3, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा। अब जोड़ दो, तो 26 4 हो जाएगा 30, और 30 में से 3 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला 27 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो जैसे मान लो कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ऐसे बना हुआ है, तो क्रमागत कोण जो होंगे उसके एक ये होगा, एक ये इधर, और ऐसे जैसे ए बी सी और डी। ठीक है, कोई भी दो कोणों का योग जो होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि टोटल ए बी सी डी अगर जोड़ेंगे तो ये होता है 360 डिग्री, तो इसी का आधा 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1941 में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों देखो ये हुई थी, माफ कीजिएगा 1944 है, और ये हुई थी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ये है यूएसए में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पूछा गया था पिछली बार, तो ये है अजय बंगा, याद रखना आप। ठीक है, और ये कौन है, 14वें नंबर के हैं दोस्तों। ये हालांकि नंबर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन रेलवे का भरोसा भी नहीं किया जा सकता, हो सकता है पूछ ले। तो 14वें नंबर के हैं अजय बंगा जी, जो इस वक्त इसके अध्यक्ष हैं। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं विश्व बैंक के, तो आप कहेंगे यहाँ पर यूजीन, क्या लिखेंगे आप, यूजीन मेयर हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है WORM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो इसका है W से है राइट, O से है वंस, रीड और मैनी। तो राइट वर्ड रीड मैनी, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कल वाली में बताया था शायद कि कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन आते हैं,
और ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन तो कोई थ्योरेटिकल होता है, दूसरा पूछ लेता है उसमें से कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा था कल पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो कई लोगों ने बताने की कोशिश भी करी है। अगर आपने नहीं बताया तो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत शब्द का चयन करिए। तो ये मोटरसाइकिल अलग है, क्यों? क्योंकि कार में 4 टायर होते हैं, वैन में भी 4 और बस में भी 4 होते हैं मिनिमम। तो मोटरसाइकिल में तो 2 ही होते हैं, तो यही एकदम से अलग हो जाएगी, ठीक है? या फिर आप ऐसे मान लो सब में स्टीयरिंग होती, इसमें स्टीयरिंग नहीं हैंडल होती, तो बात समझ में आओ, लेकिन टायर वाला आप याद रखना वो ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन है, राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपए में 3 के भाव से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ कितना है, कितने परसेंट उसका लाभ हुआ, ये बताना है। तो देखो 20 रुपए में, तो 20 के कितने खरीदे केले उसने? खरीदे हैं उसने 5 केले। यहाँ पर बेचे कितने? 15 रुपए में से उसने बेच दिए 3 के भाव से। अब हम ये तो पैसे बराबर कर लें या तो केले, तो आप बराबर करो पैसे, केले बराबर करो, इसमें 3 से गुणा करा दो, यहाँ पर 5 से गुणा करा दो। जब यहाँ 3 से हुआ तो इधर भी 3 से गुणा होगा, और यहाँ 5 से कराया तो यहाँ भी 5 से गुणा होगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 20 3 60 रुपए में 15 केले, और 15 पना 75 रुपए में कितने? 15 केले। अब ये केले का भाव हटाओ, 60 रुपए के खरीदा, 75 रुपए का बेच दिया, लाभ कितना? 15 रुपए। तो यहाँ पर लिख दो लाभ, और पैसे कितने लगाए थे स्टार्टिंग में? 60 रुपए। तो नीचे लिखिए 60 और गुणे में लिखिए 100। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, यानी कि 100 बटे में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 25%, सही उत्तर हो जाएगा इस। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि 25% राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द लोकोमोटिव को 4 अलग अलग कोड भाषाओं में नीचे दिया गया है, यानी कि इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। वहीं पर स्टेशन को ये लिखा गया है, तो कौन सा कोड यूज किया गया है, चलिए देखते हैं। देखो आर के बाद एस आता है, यानी कि उल्टा अगर हम देखेंगे तो आर के बाद एस दिया है, ठीक है, टी के बाद यू दिया है। तो यहाँ पर देखो जरा सा, ये जो दिया है एल, तो एल किसके बाद आया होगा? आप कहेंगे यहाँ पर आया होगा, पहले इसके के रहा होगा तभी तो एल आया होगा, यानी कि के स्टार्टिंग में किसके मिलेगा? तो आप कहेंगे पहले में और तीसरे में है। अगला देखो यहाँ पर जैसे टी के बाद यू आया था, वैसे देखो ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ पर आना चाहिए पी। तो पी कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है, तो के पी। तो बस के पी जहाँ पर लिखा हुआ है वही सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट है। अब तीसरा लिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में हम कोड भाषा कौन सा बोलेंगे? तीसरा वाला करेक्ट आंसर मानकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी वैसे कहा जा रहा है माध्यिका निकालना है। तो हमें पता है कि माध्यिका निकालने की, जैसे देखो x प्लस 70, x प्लस 7, x प्लस 5 और x प्लस 3 और x माइनस 2 का माध्य ज्ञात करिए। तो जब भी हमें माध्य ज्ञात करना होता है दोस्तों, तो माध्य के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबको आप जोड़ लो, यानी कि x प्लस का 77, ये मैं डायरेक्ट देखो जोड़कर बता देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना होगा। x x कितना होगा? 2x, 3x, 4x और 5x, ये हो गया कितना? 5x। प्लस करिए, अब देखो 77 है, प्लस का 7 है, ये माइनस वाला अगर आप करेंगे पहले तो देखो -2 3, 3 में से 2 गया तो 1, 5 1 6, 7 6 13, तो 77 और 13 कितना हो गया? 90 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 90, बटे में क्या लिखेंगे? जितने टर्म्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5 टर्म है, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब ऊपर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? 5 आ रहा है, तो x प्लस का आएगा 18, क्योंकि 18 पंचे 90 और नीचे 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा? x प्लस का 18, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य का मतलब होता है दोस्तों, जितने भी टर्म्स दिए सबको जोड़ दो, और जितने टर्म्स दिए, जैसे मान लो 5 बार दिया है तो 5 से भाग, 10 बार दिया होता तो 10 से भाग, 2 बार होता तो 2 से भाग, ऐसे करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पर माध्यिका जो होता है, माध्यिका की ट्रिक हमने बताई थी कि इनको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होता है, फिर इसके बाद हमें डिवाइड करना होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं करना होता, इसमें एक तरफ से जोड़ देना होता है। तो दोस्तों आज हमने 70 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और कल हम 71 से लेकर 100 तक, यानी कि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो बच रहे हैं, सारे के सारे हम इस पेपर को खत्म कर देंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर क्लिक करते ही आपको अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं,
तो भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट हमने अलग-अलग बना दिया है, यानी कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन और साथ ही साथ रेलवे की जो क्वेरीज रहती थी आप लोगों की, सर उनसे पूछिए रेलवे वालों से कितनी सैलरी होती है, क्या काम होता है, तो वो भी हम जा करके पूछा, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, उसकी भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग क्वेरी ये रहती है कि सर मैथ अलग से करवाइए, तो मैथ के बहुत सारे चैप्टर भी हमने करवा दिए हैं, बचे हुए अभी और भी करवा रहे हैं, तो मैथ की भी अलग से प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर लेना, सारी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है। और साथ ही साथ जितने भी पार्ट्स आप देखेंगे सबको हमने क्रम से लगा दिया, जैसे 1 2 3 4, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक क्रम से स्टार्ट करिए और उसके आगे आपको नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो उसके आगे वाला दूसरे की पार्ट की लिंक है, दूसरे वाले के नीचे देखेंगे तीसरे की लिंक है, ऐसे करके हमने सबको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग जरूर देखोगे। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और हाँ, कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी का प्यार और स्नेह मिलता रहा है, वैसे ही अभी हमने सबका रिप्लाई दिया है, वैसे आपका भी रिप्लाई देंगे। दोस्तों अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ से पढ़ते हैं तो बहुत बेहतरीन तैयारी होगी और 2024 में आप एक सीट पक्की कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 18 घंटे पढ़ें तो सिलेक्शन होगा, हो सकता है 18 घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि आप सही स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो इस पर दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सारे पार्ट मैं तो कहूँगा स्टार्टिंग से देखना शुरू करिए, 1 2 3 करके, जितने भी एक दिन में आप देख पा रहे हैं। ज़्यादा नहीं तो आप 5 पार्ट देख पा रहे हैं तो 5 देखिए, फिर 5 से 10 देखिए, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि आप एक कंटिन्यूटी बन जाएगी आपकी तैयारी करने की, और एक सीरियल वाइज तैयारी कर पाएंगे, एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी आपकी। और जो भी टॉपिक वहाँ पर बताए जाते हैं उन पर फोकस कर लेना। तो वैसे अगर देख करके आप चलेंगे तो आपके एक सीट पक्का हो जाएगी, 100% आपके लिए श्योर हो जाएगी। तो अब तक आप हमारी वीडियो से जुड़े रहे, देखते रहे, अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, लिंक नीचे है।